हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक बीकॉम ऑनर्स का भी मैराथन डाल दिया जाए तो बेटर होगा। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है जिनके पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, जिसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ और मैराथन आपको स्टडी करवाने वाला हूँ। तो चलिए, आपको सिलेबस का तो पता ही है, 2 पार्ट्स में मैंने इस वीडियो को बांटना है। तो यूनिट 1 आज कवर किया जाएगा। तो जितने भी चैप्टर्स हैं होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको तैयार करवा दी जाए। चलिए, सबसे पहले आपके सामने अब क्या आता है, कंपनसेशन मैनेजमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक में आपको ये जानना पड़ेगा कि कंपनसेशन मैनेजमेंट होता क्या है, तभी इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज बनेगी। कंपनसेशन मैनेजमेंट एक्चुअली में एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। किस चीज़ की सर? डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन करने की कंपनसेशन सिस्टम को। मतलब ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कैसे एक कंपनसेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हो, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हो और देयर आफ्टर आप उसको कैसे मेंटेन रखते हो, वो पूरी प्रोसेस आपका क्या बन जाता है, कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट का बहुत सिंपल सा मीनिंग है जो आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद इसमें होते क्या क्या चीज़ें हैं, अब उसके बारे में ध्यान देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा मेन मकसद है कंपनसेशन मैनेजमेंट का, वो यही होता है कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस तरीके से रिवॉर्ड दें, इस तरीके से उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड करें जिस तरीके से वो सेटिस्फाई हो सके। मतलब क्या है सर? मतलब ये कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा सबसे पहला मेन मोटिव दैट इज़ अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। अट्रैक्ट एंड रिटेन द टैलेंट मतलब जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं और सबसे बढ़िया जो हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनको रिटेन रख सकें। और अगर नहीं है तो जो हमें नज़र आ रहे हैं कि हमारे फ्रेशर्स एक नया टैलेंट लेकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर सकते हैं, तो उनको कैसे अट्रैक्ट किया जाए, उसके लिए हमारा जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है, कंपनसेशन स्ट्रक्चर है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस वजह से हमारा सबसे पहला मोटिव रहता है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक हाई परफॉर्मेंस वाले एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना है और जो हमारे पास ऑलरेडी हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करके रखना है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव कि हमने इनको मोटिवेट भी करना है। अब मोटिवेट करने का सबसे सिंपल साधन मतलब यही है कि कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है वो जब फेयर होगा और सभी के लिए इक्विटेबल होगा, सबको अच्छे से उससे बेनिफिट होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा मेन मोटिव जो मोटिवेशन है और हमें जो उसको उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनल इक्विटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो एक थ्योरी के बेसिस पे भी जाना जाता है मोस्टली, कि कंपनसेशन मैनेजमेंट स्ट्राइव टू एंश्योर इंटरनल इक्विटी बाय इस्टेब्लिशिंग फेयर एंड कांस्टेंट पे। इसका यही मेन मकसद रहता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल इक्विटी बढ़ाना है। इंटरनल इक्विटी का मतलब होता है इंटरनली अपने आप हमारे इनपुट्स को ज़्यादा मैटर किया जाता है, यानी इन शॉर्ट हमारे जो रिवॉर्ड है वो हमारे इनपुट के बेसिस पे होने चाहिए। तो ऑफ कोर्स हमारी जब तक इंटरनल इक्विटी, हमारे इनपुट्स हमारे पे स्ट्रक्चर से इक्वालिटी नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें उस चीज़ का फ़ायदा नहीं दिखेगा। तो इस वजह से हमारा सबसे पहला मेन कंसेप्ट यही रहता है कि इंटरनल इक्विटी की ओर ध्यान दिया जाए और उसको बेटर किया जाए। ठीक है, यानी इनपुट्स ज़्यादा दिखे जाएं टू पे द रिवॉर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस। तो अगर आपके इंटरनल यानी इनपुट आपके देखे जाते हैं तो साथ ही साथ एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस भी देखना ज़रूरी है कि मार्केट में इस चीज़ के रिगार्डिंग क्या हलचल चल रही है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम उसके ज़रिए अपने कंपनसेशन जो मैनेजमेंट है उसको मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन। तो अब ओवरऑल आप जान सकते हो कि अगर ये सब चीज़ें हमारे पास है जो हमने 4 पॉइंट्स में डिस्कस करी और हम अच्छे रिवॉर्ड अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फेयर रिवॉर्ड्स जो उनको मिल रहे हैं, अच्छे रिवॉर्ड्स जो उनको मिल रहे हैं, चाहे वो मॉनिटरी हैं, चाहे वो नॉन मॉनिटरी हैं, चाहे वो इंट्रिंसिक है, चाहे वो एक्सट्रिंसिक हैं, वो सारी तरह की जो रिवॉर्ड्स वो ले रहा है हमारे कंपनसेशन स्ट्रक्चर के ज़रिए, ऑटोमेटिकली वो एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी मतलब ये कहते हैं कि चाहे आप इसे इंपॉर्टेंस के ज़रिए लिख सकते हो, चाहे आप इसका ऑब्जेक्टिव मान के चलो कि कंपनसेशन मैनेजमेंट में हमारा मेन फोकस यही रहता है कि हमारा एम्प्लॉय सबसे बढ़िया
तरीके से काम करे और सेटिस्फाई हो जाए। अब इसकी इंपॉर्टेंस में आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप ये कह सकते हो कि सर ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस, यानी दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर दोनों आ जाए तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय को एंगेज करने में सबसे बढ़िया हाथ किसका होता है, हमारे कंपेंसेशन स्ट्रक्चर का। कुल मिला के मतलब ये कहता है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कंपेंसेशन पैटर्न अच्छा है तो कोई भी एम्प्लॉय उसमें आने के लिए सबसे पहले नंबर पे आएगा। नो डाउट कि हम उसके टैलेंट्स को ज़्यादा देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें ये होता है कि हमारे एम्प्लॉय मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉय तभी दिखेंगे जब हम उनको अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्टिवनेस कब आएगी, जब वो हमारे कंपेंसेशन स्ट्रक्चर को जानेंगे और अच्छा मानेंगे, राइट। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो बहुत से सेम पॉइंट्स आपको देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट आता है परफॉर्मेंस इन्वॉल्वमेंट। परफॉर्मेंस इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि हम इसमें परफॉर्मेंस को चेक करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं बहुत से ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करके, और उनके बेसिस पे हमारा कंपेंसेशन स्ट्रक्चर सेट करते हैं। तो कुल मिला के एक तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है कि हमारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो रही है कि हमें पता चल जाएगा कौन कहाँ लैग कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारा कंपेंसेशन स्ट्रक्चर अगर उन्हीं बेसिस पे सेट हो जाएगा तो एम्प्लॉयज़ भी उसी तरीके से काम करेगा जो हमें सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ उसको भी सेटिस्फाई करे। तो ऑब्वियस ही बात है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हमें नज़र आएगी। क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस ऑब्वियस ही बात है कि जब ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन और आप हमारे कंपेंसेशन स्ट्रक्चर से मोटिवेट होके हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे गोल्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव होने के बहुत बड़े चांसेस हमारे सामने हैं। और ऑटोमेटिकली जब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव होते रहेंगे, हमें प्रॉफिट्स होते रहेंगे, तो हमारी सक्सेस भी हमें दिख जाएगी। क्लियर है, पॉइंट क्लियर, बहुत अच्छे से। चलिए अब इसके साथ हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आना चाहिए हमें, दैट इज़ थ्योरीज। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का ये जो आने की संभावना बन रही है कि कंपेंसेशन की थ्योरीज क्या कहती हैं। तो दो तरह की मेन थ्योरीज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक है इकोनॉमिक थ्योरीज और एक है बिहेवियरल थ्योरीज। तो सबसे पहले इकोनॉमिक थ्योरीज की बात करते हैं, जिसमें आती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मतलब क्या आता है इसमें कि हमारे हम इसमें ना चेंज देखते हैं कि जैसे आज ए एम्प्लॉय जो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज अगर एक एम्प्लॉय है वो 10 यूनिट बना रहा है, तो कल को अगर वो 11 यूनिट बनाने वाला है, यानी एक एडिशनल यूनिट जो बनाएगा वो, उन बेसिस पे हम उसकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं कि कितना टाइम लिया उसने, और उसको मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहने वाला हूँ कि हम उसको एक यूनिट के पीछे कितना पैसा दे रहे हैं। उस एक एक्स्ट्रा यूनिट के पीछे, यानी 10 के पीछे तो उसको हर रोज मिल रहा है ना, उस 10 से 11 यूनिट बनाने में उसको जो एक यूनिट का एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को पे किया गया है, तो वो चीज़ जो है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यानी यू कैन से दैट कि कई बार हम उनको जो रिवॉर्ड्स देते हैं वो ये देखते हुए देखते हैं कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या कह रही है। यानी अगर वो आज इतना काम कर रहे हैं तो कल अगर उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो एडिशनल यूनिट पे उनको कितना रिवॉर्ड दिया जा रहा है वो डिसाइड किया जाता है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। तो यू नो वेरी वेल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट प्लस टाइम दोनों के बेसिस पे एडजस्टमेंट करके काम करना। मतलब ये कि हमारी प्रोडक्टिविटी तो हो रही है और टाइम और कॉस्ट दोनों को मैनेज करने के बाद हो रही है। तो अगर कोई एम्प्लॉय इन दोनों का मैनेजमेंट करने के बाद अपना जो काम है वो अच्छे से कर रहा है, यानी इन शॉर्ट मैं कहूँ तो इस थ्योरी का मानना है कि सजेस्ट करती है ये थ्योरी कि पेइंग द हायर देन मार्केट वेजेस कैन लीड टू इंक्रीज वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस द टर्नओवर। यानी आज के टाइम में अगर आपको दिख जाए कि हमारी मार्केट में 50 रुपये मिल रहे हैं एक यूनिट के पीछे एक एम्प्लॉय को, लेटस से, राइट, तो अगर हम उनको 52 भी दे रहे हैं तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे और ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा यूनिट पे ज़्यादा पैसे उनको मिलने वाले हैं और हर यूनिट के ऊपर दो रुपये एक्स्ट्रा जो मार्केट रेट से उनको मिल रहे हैं उससे ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली वो हर यूनिट के पीछे उस 2 को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्टिविटी में भी क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट नज़र आने लग जाएगी। तो एफिशिएंसी वेज सिस्टम कहता है कि हम अगर हमारे मार्केट वेजेस से ज़्यादा उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करें तो उससे शायद हमारी प्रोडक्टिविटी में और एफिशिएंसी और टर्नओवर में रिडक्शन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन कैपिटल।
ह्यूमन कैपिटल थ्योरी हमें कहती है ह्यूमन कैपिटल के बेसिस पे डिसीजन लेना। मतलब क्या था सर? मतलब ये कि कंपेंसेशन इज सीन एज अ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन दी ह्यूमन रिसोर्सेज। हमने ह्यूमन रिसोर्सेज में कितना इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। यू कैन से दैट कि मैंने ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन की एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसकी रिक्रूटमेंट, उसके एक्सपीरियंस को देखने के लिए या उसको देने के लिए, ये सब प्रोवाइड करने के लिए कितना खर्चा किया था और मुझे उसमें से कितना रिटर्न मिला है, उसकी वो कैपेबिलिटी के ज़रिए, उसकी वो सर्विसेज प्रोवाइडिंग करने के ज़रिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट हुआ है। अगर वो ज़्यादा है और मेरे रिटर्न में ज़्यादा पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और कंपनसेशन मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी हमारे रिटर्न के ऊपर बेसिस है। कौन से रिटर्न के ऊपर? ह्यूमन कैपिटल में जो हमने इन्वेस्ट करा है, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज में जो हमने इन्वेस्ट करा है। नेक्स्ट आता है इंसेनेटिव थ्योरी। इंसेनेटिव थ्योरी हमें कहती है कि मतलब इसका मेन रोल रहता है इंसेनेटिव्स के ऊपर कि कौन कौन से इंसेनेटिव्स एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा। यानी वो चाहे वो मॉनेटरी बेसिस पे, यानी अगर हम उनको बोनस देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, या फिर हम उनकी जॉब एनरिचमेंट कर रहे हैं तब वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, ये देखना होता है। यानी किस इंसेनेटिव के बेसिस पे हम उनको ज़्यादा आगे लेकर जा सकते हैं जिससे हमें भी फ़ायदा हो जाए और उनको भी कोई मुश्किल ना, मतलब उनको भी कोई बुरा ना लगे कि उनको कोई इंसेनेटिव्स नहीं दिए जा रहे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आती है इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी का सिंपल सादा मतलब ये होता है कि इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी, यानी इन शॉर्ट मैं कहूँ तो इनपुट शुड बी इक्वल टू रिवॉर्ड्स। यानी आपके जो एफर्ट और स्किल्स लग रहे हैं और जो आपकी आउटकम है उसको कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे उसको कंपेयर किया जाता है अदर्स के साथ। मतलब मैं अगर कहूँ इनपुट आउटपुट रेशियो को यहाँ, मतलब जो आपकी इनपुट आउटपुट रेशियो बन रही है उसको दूसरों की इनपुट आउटपुट रेशियो से क्या किया जाता है, यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। और अगर आपकी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली आप सेटिस्फाई फील करोगे। और अब मेरी ध्यान से बात सुनना, यहाँ पे अगर कंसेप्ट आ जाए इनइक्वालिटी का, अगर वो आपकी ज़्यादा है, यानी इनपुट आउटपुट रेशियो की बजाय अगर मैं कहूँ कि आप सोचो, ज़्यादा सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा इनपुट दे रहे हो, यानी आप अपने काम में इनपुट ज़्यादा दे रहे हो पर रिवॉर्ड कम मिल रहे हैं, तो इनपुट अगर आपके रिवॉर्ड से ज़्यादा है तो आपको डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगी वहाँ पे। लेकिन अगर वहीं पे आपकी इनपुट कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी है कि इनइक्वालिटी की सिचुएशन ही है, क्योंकि दोनों अगर मैच नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा वो एम्प्लॉय, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा कि चलो मुझे मिल ही रहा है, कम काम करने के ऊपर भी मुझे ज़्यादा पैसा ही मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि देयर शुड बी अ इक्वालिटी बिटवीन द इनपुट एंड द रिवॉर्ड, एंड देयर शुड बी अ मोर इनपुट आउटपुट रेशियो देन द अदर। ओके, तो ये इसका मेन कंसेप्ट है यहाँ पे। बस ये मैं आपको बताना चाहता था। अब उसके बाद आपके पास आती है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी आपको कहती है सबसे पहले रीएनफोर्समेंट थ्योरी। रीएनफोर्समेंट थ्योरी मतलब क्या थी, ये बीएफ स्किनर ने दी थी। बीएफ स्किनर ने कहा था कि शेप चेंज कर दो। शेप कौन सी सर? मतलब आपके बिहेवियर जो है, आपका बिहेवियर पैटर्न जो है उसको चेंज कैसे किया जा सकता है। मतलब सर अभी भी समझ में नहीं आया। मतलब ये कहने का मत था कि इसका मेन रोल रहता था कि हमने रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर ध्यान देना है जो एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को शेप आउट कर सके। मतलब कौन से ऐसे रिवॉर्ड्स और कौन सी ऐसी पनिशमेंट्स हैं जिससे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा डर रहे हैं या ज़्यादा उत्साहित होते हैं, ये देखना होता है यहाँ पे। और ऑटोमेटिकली अगर आपके पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, यानी अगर आपको रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशंस मिल रही हैं, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉई वहाँ पे मोटिवेट फील करेगा। लेकिन उल्टा अगर आप इसको नेगेटिव वे में ले जाओगे तो वहाँ वो डिससेटिस्फाई फील करेगा। यानी कहने का मतलब वो यही कह रहा है कि आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को आगे लेकर जा सकते हो। कई बार नेगेटिव मोटिवेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है और कई बार पॉजिटिव। ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन्स इसमें कही गई हैं, ठीक है। और कंपेंसेशन जो फोर्सफुल, या मतलब कंपेंसेशन का जो पैटर्न है वो इन्हीं बेसिस पे डिसाइड करने को कहा गया है कि आप किस तरीके से काम ज़्यादा कर रहे हो। यानी आपको ज़्यादा पनिशमेंट्स और ज़्यादा डरा के काम करवाने के लिए कहा जाएगा, या फिर आप ऑटोमेटिकली अच्छा काम करोगे और आपको रिवॉर्ड्स ज़्यादा देने पड़ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। यानी इन चीज़ों के फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करके कंपेंसेशन स्ट्रक्चर को यहाँ डिसाइड किया जाता है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का मतलब यहाँ पे आता है कि एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे मोटिवेट किया जाता है
कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको यहाँ पे मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अच्छा काम करिए तभी हम आपको रिवॉर्ड देंगे। मतलब सर हमारा मेन यहाँ पे फोकस रहता है कि हमने लिंक बनाना है कि हमारा मतलब एम्प्लॉयज़ का एफर्ट क्या लगा है, उनकी परफॉर्मेंस क्या कह रही है और उनका रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में, 3 चीज़ें कही गई हैं कि आप यानी एम्प्लॉयज़ कितना एफर्ट लगा रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है और उन परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमने रिवॉर्ड को डिसाइड करना है। अगर ये तीनों लिंक अच्छे से बन रहे हैं तो ही ये थ्योरी यहाँ पे सुटेबल है। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है उसका मेन परसेप्शन या उसका ये जो मेन रूल है वो यही कहता है कि एफर्ट्स इज इक्वल टू परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस इज इक्वल टू रिवॉर्ड। ओके, तो ये मेन कंसेप्ट इसमें कहा गया है कि आपको इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना कंपेंसेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, अपने रिवॉर्ड्स को प्रोवाइड करना है अपने एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट आपके पास आती है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी आपको कहती है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप यहाँ पे बनना चाहिए। कैसे सर? मतलब ये होता है कि वो ये कहता है कि जो एजेंट है और वो प्रिंसिपल का जो रिलेशन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या कहता है कि उन दोनों में रिलेशन कैसे बनता है, जब एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाता है, एक दूसरे की ज़रूरतों को देखते हुए काम किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जो थ्योरी है वो यही कहती है कि कंपेंसेशन पैटर्न और कंपेंसेशन जो स्ट्रक्चर है आपका वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के बेसिस पे होना चाहिए। मतलब ये कि प्रिंसिपल जो है वो अपने एजेंट्स यानी अपने एम्प्लॉयज़ यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक एजेंट की मतलब एक प्रिंसिपल की तरह हो और अपने एम्प्लॉयज़ को एजेंट की तरह माने और उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे उनको इंसेंटिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे और उनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर डिसाइड करे। यानी जो एग्जैक्ट एक्चुअली में उनका बन रहा है, ये नहीं कि किसी के साथ बाइसनेस की जाए या किसी के साथ फेयर रिलेशंस ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि जो भी आपका रिलेशन है ना वो प्रिंसिपल एजेंट का जैसे रिलेशन होता है ना वो प्रॉपरली होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको देखा हुआ भी मिलेगा कि आप ऑनर हो, जैसे ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो आप जो ऑनर हो और आपके प्रिंसिपल मतलब आप ऑनर हो गए यानी आप प्रिंसिपल हो गए और आपके एग्जीक्यूटिव्स जो बन जाएंगे वो आपके एजेंट बन जाएंगे। तो ऑनर इज जो है मतलब ऑब्वियसली है, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एजेंट्स की तरह काम करने वाले हैं यहाँ पे किसके कहने पर? शेयर होल्डर्स के कहने पर। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कंपनी यानी शेयर होल्डर्स जो वहाँ पे हैं ऑनर्स, कि उनके जो एग्जीक्यूटिव और उनके जो अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं उनकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, और उनको कौन से रिवॉर्ड ज़्यादा डिपेंडेबल होंगे जो उनके काम को ज़्यादा आगे इंक्रीज करें और उनको मोटिवेट करें। तो ये यहाँ पे देखने की कोशिश की जाती है, यानी बेस्ट इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे काम करने की कोशिश की जाती है जो प्रिंसिपल एजेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो बाकी जो 2-4 थ्योरी हैं आप एक बार उसको देख सकते हो, यहाँ पे कोई ज़्यादा मुश्किल वाली है नहीं। सोशल एक्सचेंज थ्योरी है जिसमें हम सोशली मतलब इन शॉर्ट कहूँ तो सोसाइटी के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, उनके कल्चर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, उनके एफर्ट्स कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए हम उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। और जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये आपका एक तरीके से कह लो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बात करी जाती है यहाँ पे। यानी यहाँ पे ना अनरिटन एक्सपेक्टेशंस, मतलब सर मतलब ये कि यहाँ पे कुछ कहने की बात नहीं होती, साइकोलॉजिकल बेसिस पे आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी एक्चुअलिटी में जो हो रहा है ना वहाँ पे, मतलब ये नहीं कि मैंने लिख के दे दिया कि आपको इतना ही पैसा मिलेगा मतलब इतना ही मिलेगा, नहीं। अनरिटन बेसिस पे, अनरिटन ऑब्लिगेशंस पे, मतलब किसी भी टाइम पे कोई एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन मिल गई तो उसका एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल जाएगा, यानी कभी कम काम हुआ तो कम रिवॉर्ड मिल जाएगा। यानी साइकोलॉजिकल बेसिस पे आपको, यानी जैसे माइंडसेट कहेगा, जैसे माइंडसेट में काम किया जाएगा, जैसे एक्चुअली में काम होगा, उनके बेसिस पे आपके डिसाइडेशन कर दी जाएगी और आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर्स को देखकर आपको जो रिवॉर्ड्स है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्या हो गई? थ्योरीज हो गई। कुछ है 1-2 एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो, अब मैं नोट्स में देख लेना, बहुत कोई मुश्किल नहीं चीज़ है। अब इसके बाद आता है कि प्रोसेस ऑफ कंपेंसेशन। कंपेंसेशन देने की प्रोसेस क्या है, या फिर कह लो कि हम कंपेंसेशन स्ट्रक्चर जो फेयर है उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो अब उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जॉब एनालिसिस या जॉब इवैल्यूएशंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम कंपेंसेशन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमारा कंपेंसेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए, बेसिक पेमेंट, बोनस, बेनिफिट या कोई और चीज़, अलाउंसेस वगैरह कुछ और होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। मार्केट सैलरी सर्वे,
फिर हमने मार्केट के सैलरी का सर्वे ज़रूर करना है। ये ना हो कि हम ज़्यादा दे रहे हैं या फिर अगर हम ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नुकसान हो सकता है हमारा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को तो कोई चलो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन हमें कॉस्ट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो मुश्किल आ सकती है। लेकिन अगर कम दे रहे हैं तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के इतनी ज़्यादा भी नहीं देनी कि हमारा नुकसान हो जाए और इतनी कम भी नहीं दे सकते कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनको डीमोटिवेशन फील हो। ठीक है। उसके बाद आता है लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है कि कहीं पे भी आप कंपेंसेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो लॉ वगैरह बने हुए हैं, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ईपीएफ यानी ईएसआई, जो आपके फंड वगैरह बने हुए हैं जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी वर्कमैन कंपेंसेशन कह लो एक्ट बना हुआ है, उनके बिहाफ पर क्या दिए जा रहे हैं कि नहीं। यानी अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वर्कमैन कंपेंसेशन की ज़रूरत है आपको, तो आपने क्या उसी एक्ट के अकॉर्डिंग अपना सारा काम और सारे रेगुलेशंस को फॉलो करके आपने पेमेंट करी है कि नहीं, ये देखना होता है। तो ऑफकोर्स ये भी आपको मायने रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप बजट रेडी करने की कोशिश करते हो कि चलो यार अब कंपेंसेशन जो हमने सोची है उन बेसिस पे हमारा एक बजट रेडी कर लेते हैं कि हमारी इस कंपेंसेशन स्ट्रक्चर में इतनी कॉस्ट लगेगी, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकें। और फिर इन चीज़ों को अपने एम्प्लॉयज़ को बताया जाएगा ताकि वो इन चीज़ों को अपने बिहाफ पर फीडबैक दे सकें और अच्छे से हम उन फीडबैक्स को अंडरस्टैंड करके उनकी जो मोटिवेशन, मतलब उनको जो सेटिस्फेक्शन है वो दे सके। ठीक है। और देयर आफ्टर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अब जो भी चीज़ें उनको दिखा दी है, अब उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो अच्छा है, क्या उसमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, क्या एक्चुअली में ये कंपेंसेशन जो स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है वो सही किया है, ये फेयर है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस और नॉट। यानी अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम ये डिसाइड करेंगे आगे। और फिर आता है वेरिएबल पे एंड इंसेंटिव। वेरिएबल पे एंड इंसेंटिव की बात करूं तो हमने कितने ऐसे काम, मतलब कितने ऐसे पेमेंट है जो अकॉर्डिंग टू वर्क देनी है और कितनी ऐसी पेमेंट है जो अकॉर्डिंग टू, मतलब जो फिक्स देनी है। तो ये डिसाइड किया जाता है कि हमने कितने, ऑलरेडी जो हमने डिसाइड किया है उतना पैसा कितना देना है और अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस हमने कितना देना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो कोई इंसेंटिव्स उसमें कितने ऐड ऑन करने हैं, ये हमने डिसाइड करना होता है इस स्टेप के ज़रिए। और फिर हम एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स की और भी ध्यान देते हैं। यानी हम उनको परकेसेट्स कितने दे सकते हैं, क्या परकेसेट हम उनको देने भी चाहिए कि नहीं। ऑफकोर्स देने चाहिए। सैलरी आपने एम्प्लॉय जो रिलेशन पढ़ा है वहाँ पे आपको पता है कि परकेसेट दिए बगैर काम नहीं चलता आजकल, तो आपको वो चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो कितने लेवल तक वो चीज़ें दे सकते हो, कितने लेवल तक एम्प्लॉय का बेनिफिट हो सकता है ताकि उसको टैक्सेबल ना हो वो चीज़, ये भी ध्यान रखना होता है। ठीक है। एंड देयर आफ्टर हम ये सारी चीज़ों को जब डिसाइड ऑन कर लेते हैं, हमारा कंपेंसेशन स्ट्रक्चर प्रॉपरली फेडअप हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं कंपेंसेशन रोल क्या है आज के टाइम में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी इंपॉर्टेंस थी वही इसमें मेनली पॉइंट्स आने की ज़रूरत आप लिख सकते हो। कोई इसमें ज़्यादा एक आधा पॉइंट अगर चेंज हो सकता है तो हो सकता है, आप उसको एक बार प्लीज़ स्टडी ऑन कर लीजिएगा, ताकि एक बार ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दिख जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। आप इसमें देखोगे तो एक दो पॉइंट्स अगर मैं कहूँ, लिंकिंग कंपेंसेशन टू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बेसिस पे आपने डिसाइड करना है, तो ये भी पॉइंट ऊपर मैं बता चुका हूँ। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आज के टाइम में जो कंपेंसेशन है उसका मेन रोल क्या रह गया है कंपेंसेशन मैनेजमेंट में, यानी आज के टाइम में कंपेंसेशन मैनेजमेंट का क्या रोल है। तो आज के टाइम में इसके बारे में लर्निंग, मतलब इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, मतलब कंपेंसेशन पैकेज शुड इंक्लूड द प्रोविजन रिगार्डिंग टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन टू एंकरेज द एम्प्लॉय टू एनहांस देयर स्किल्स एंड स्टे एब्रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एडवांसमेंट। मतलब क्या था सर, मतलब यही कि हमने ज़्यादा जो कंपेंसेशन पैटर्न है उसको इस तरीके से भी डिसाइड करना है कि उसमें किसी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग से साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी एम्प्लॉयज़ की कोई एजुकेशन की कमी ना हो, किसी एम्प्लॉयज़ की कोई इन शॉर्ट डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चीज़ों की और भी ध्यान देना होता है। ठीक है।
एंड देयर आफ्टर अगर मैं कहूँ वर्क लाइफ बैलेंस आपके अंदर ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज के टाइम में रिमोटेबल सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मतलब क्या है, मतलब यही कि आजकल वर्चुअली काम भी हो रहे हैं, वर्चुअली मैनेजमेंट भी की जाएगी यहाँ पे। तो ऑफकोर्स आपको वर्चुअली भी ये ध्यान में रखना है। और अगर आप काम पे ही हो, यानी आप ऑफलाइन भी काम कर रहे हो, आप यहाँ पे आके ऑफिस में भी काम कर रहे हो, तो क्या आपका जो माइंडसेट है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन है कि नहीं। और इसके अलावा वैसे अगर मैं कहूँ वर्चुअली अगर आप बात करो तो उसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल ब्लर कर देती है कि वर्क लाइफ मतलब वर्क टाइम है और जो आपका हाउस टाइम है, उन दोनों के बेसिस पे आपको कैसे मैनेज करना है उसको देखने में। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे हो गया आपका पहला टॉपिक, सबसे पहले कि कंपेंसेशन जो सिस्टम है वो क्या कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपेंसेशन मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि फाउंडेशंस कौन सी हैं कंपेंसेशंस की, मतलब ज़रूरतें, इंपॉर्टेंस। यानी अगर मैं कहूँ सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है। तो सिंपल सा मतलब है कि परफॉर्मेंस को चेक करना, यानी जो एम्प्लॉयज़ ने किया है उसको सिस्टमेटिकली हम कैसे चेक कर सकते हैं। उसने जो भी जॉब से रिलेटेड अचीवमेंट्स ली हैं, जो भी उसका मतलब हमें इन शॉर्ट ये देखना है यहाँ पे कि उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसने कितना अपने स्किल्स का इस्तेमाल किया है, वो कितने अच्छे से ये काम कर सकता था और कितने अच्छे से उसने ये काम किया है। ये सब चीज़ें उसमें देखनी होती हैं। तो ये सब चीज़ों की प्रोसेस को हम जब चेक करते हैं, मतलब जिस प्रोसेस के ज़रिए ये सब चीज़ें हम चेक कर रहे हैं, वो मानी जाती है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब इसकी ज़रूरत क्या है सर, जब हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल सकता है, हमें फीडबैक मिल जाएगी कि जो भी एम्प्लॉयज़ ने काम किया है क्या वो अच्छे से किया है कि नहीं किया। गोल अलाइनमेंट, जब हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं तो हमारा मेन पर्पस यही रहता है कि हम अपने गोल्स के साथ उसको लिंक करें कि क्या एक्चुअली में जिस एम्प्लॉय का हम काम चेक कर रहे हैं तो क्या उसने वो जो चीज़ करी है वो अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को हमारे और करीब लेकर आ रही है या नहीं। ठीक है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, ऑब्वियस सी बात है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हमें ये भी दिखा सकती है कि हमने हमारे एम्प्लॉयज़ मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ ने कितने अच्छे से कोई काम किया है, कितने टाइम को सेव करके काम किया है और हम उसको कितना बोनस दे सकते हैं, उसको कितने रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करने चाहिए या कितने रिवॉर्ड के बेसिस पे वो काम कर रहा है, ये सब देखना होता है यहाँ पे। उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की जो ज़रूरत है या फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कहाँ पे हेल्पफुल है, तो वहाँ जहाँ पे हमें ट्रेनिंग्स की बात की जाए, यानी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है उस पर्सन को या नहीं, इस चीज़ का भी पता कैसे किया जा सकता है जब हम परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करते हैं। तो अगर वो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेंथेबल पर्सन है तो ऑब्वियसली अगर वो उसके पास सारी स्किल्स वगैरह भी है तो हम उसको ट्रेनिंग देने का पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, ये आपको तो पता है। कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, जब हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं तो उससे कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। कैसे सर, ऑफ कोर्स जब हम रेगुलर इवैल्यूएशंस करेंगे तो उसमें ओपन कम्युनिकेशंस इंक्रीज हो जाएंगी, और जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अगर अच्छे वे में पॉजिटिव है तो उससे एम्प्लॉयज़ भी खुश हो जाएंगे, हम उनको रिवॉर्ड्स देंगे और रिवॉर्ड्स के बेसिस पे वो मोटिवेशन फील करेंगे। सक्सेशन प्लानिंग, ऑब्वियस ही बात है जब ये सब चीज़ों के बेसिस पे हमारा डिसीजन पॉजिटिव रहेगा, जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, तो हमारी प्लानिंग भी कहीं पे लैकिंग नहीं रहेगी। हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि हमने आने वाले टाइम पीरियड में कैसा कंपेंसेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है जो हमारे एम्प्लॉयज़ को कभी भी प्रॉब्लम में ना दे, मतलब प्रॉब्लम ना दे और वो सेटिस्फेक्शन फील करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारे गोल्स के करीब लेकर जाए। नेक्स्ट आता है कि फाउंडेशंस कौन सी हैं कंपेंसेशन की, यानी अब मैं ये बताने वाला हूँ कंपेंसेशन किन चीज़ों पे डिपेंडेबल है। तो इंटरनल इक्विटी एज यू नो वेरी वेल, एक्सटर्नल इक्विटी सर मतलब क्या है, मतलब वही है एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव्स जो मैं पहले कवर कर चुका हूँ। अब आते हैं पे फॉर परफॉर्मेंस। पे फॉर परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जितनी परफॉर्मेंस है उनके बेसिस पे पेमेंट देनी है, बस। तो ऑब्वियस सी बात है कंपेंसेशन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, पे फॉर परफॉर्मेंस, यानी आपने कितना काम किया उसके बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये आपकी जॉब इवैल्यूएशन करने के बाद भी आपके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब आपकी हम जॉब इवैल्यूएशन करते हैं उसका टॉपिक आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि इसके कौन से मेथड्स हैं, किन तरीकों से हम जॉब इवैल्यूएशन करते हैं, उनके बेसिस पे जब हम डिसाइड करेंगे कि कंपेंसेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए एक एम्प्लॉय का, तो वो माना जाता है कि जॉब इवैल्यूएशन बेसिस पे हमने अपनी फाउंडेशन सेटअप करी है कंपेंसेशन की। ठीक है,
टोटल रिवॉर्ड में अगर हम बात करें कि इसमें हम अकेले मॉनेटरी नहीं, हम नॉन मॉनेटरी की भी बात करते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे और भी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं। तो कुल मिला के आपके टोटल रिवॉर्ड्स भी एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा फाउंडेशन है जो हमारे कंपेंसेशन को इफ़ेक्ट करता है। यानी यू कैन से दैट कंपेंसेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका है, हमारे टोटल रिवॉर्ड का। यानी हमने कितने इंसेंटिव्स देने हैं, क्योंकि अगर हमें पता चले कि हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं और हमें उन्हें इंसेंटिव्स देने ही पड़ेंगे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कंपेंसेशन स्ट्रक्चर हमें अच्छे से डिसाइड करने को मिल जाएगा कि कितने बेसिस पे हमने टोटल रिवॉर्ड प्रोवाइड करने हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। लीगल कंप्लायंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने अभी बताया जो इसका सेकंड यूनिट है वो इन्हीं चीज़ों पे बेसिस है कि बहुत से एक्ट यहाँ पे आपको फॉलो करने पड़ेंगे और उन एक्ट के बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉयज़ को कितने बेनिफिट्स दे सकते हो आप, कितनी पेमेंट्स उसके अकॉर्डिंग, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग आपको देनी चाहिए, कितने लेवल पे वो चीज़ पॉसिबल है। ये सब चीज़ों का भी आपको किसके बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा, लीगल कंप्लायंस। ठीक है। मार्केट सर्वे तो ऑब्वियस ही बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट सर्वे के बिना आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर आपने कम दिया तो आपके एम्प्लॉयज़ आपके पास कभी नहीं आने वाले। फिर तो आपको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा दे देना है, पर इतना ध्यान में रखना है कि उससे कम ना हो, और अगर कम है तो ध्यान में रखो कि आपके एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेशन फील ना हो किसी बेस पे। आपकी क्वालिटी, आपका वर्क, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा हो, यानी पॉजिटिव वे में, फिर आपका कोई इतना इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन मार्केट सर्वे यही कहता है कि अगर आपकी सैलरी कम है तो आपके एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर ज़्यादा हो सकता है। टर्नओवर मीन्स इन शॉर्ट जो आप कहो कि जो रिटेंशन है वो कम हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। चलिए, अब एक टॉपिक है जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट में क्या फ़र्क है। तो जॉब इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो सिस्टमैटिक प्रोसेस टू डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब, कि रिलेटिव वर्थ मतलब एक जॉब की कितनी वैल्यू है, मतलब हम जिसको जॉब दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इस जॉब में कितनी वैल्यू है उस चीज़ की। मतलब जो भी एम्प्लॉय इस चीज़ को, मतलब इस जॉब में काम कर रहा है, वो कितना पॉजिटिव वे में इस जॉब को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। यानी इस जॉब की क्या वैल्यू बन रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जॉब कितने अच्छे से की जा रही है, मतलब एक पर्टिकुलर जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि एनहांस द जॉब कंटेंट टू मेक इट मोर चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग एंड फुलफिलिंग। जब आप अपनी जॉब के अंदर कुछ एडवांसमेंट्स करते हो, यानी उसको मोर इंटरेस्टिंग बनाते हो किसी वे में, या उसको मोर चैलेंजिंग बनाते हो किसी वे में, या किसी तरीके से उसमें और इंसेंटिव्स को इंक्रीज करते हो, तो वो बनता है जॉब एनरिचमेंट। एंड जॉब एनलार्जमेंट किसको कहा जाता है, अब ध्यान से सुनना। मैंने पहले में कहा जॉब एनरिचमेंट, मतलब आपने उनको अट्रैक्ट किया है उस किसी चीज़ की और जाने के लिए, या तो कह लो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको दिख रहे हैं वो, या फिर कह लो कोई चैलेंजिंग है, भाई ये तो करना ही पड़ेगा, या फिर कोई इंसेंटिव्स दे दिए, या भाई अब तो जाना है यहाँ पे। मतलब ये कि ये है जॉब एनरिचमेंट। पर जॉब एनलार्जमेंट का मतलब होता है उसमें कोई टास्क बढ़ जाना, यानी मैं कर एक ही टास्क रहा हूँ पहले, तो वो अगर मैं एक टास्क में कोई स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ, कोई इंसेंटिव दे रहा हूँ, कोई चैलेंजिंग पॉइंट लेकर आ रहा हूँ, कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर आ रहा हूँ, वो है जॉब एनरिचमेंट। पर अगर मैं एक की बजाय 2 टास्क करने को कह दूँ, फिर आपको ये कहूँ कि भाई इसमें कोई फ़ायदा है, तो वो आप अगर कर रहे हो तो वो एक की बजाय 2 टास्क, यानी एक टास्क के एक टास्क बढ़ गया, तो जब वो चीज़ होती है तो वो बन जाता है जॉब एनलार्जमेंट। यानी आपकी ड्यूटी बढ़ गई, आपका टास्क बढ़ गया, आपका काम बढ़ गया, तो वो है जॉब एनलार्जमेंट। ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन की बात करें तो इसका मेन फोकस रहता है कि एक जॉब की क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर, और जॉब एनरिचमेंट का मेन काम होता है कि हमने एक जॉब की डेप्थ को बताना है, एक जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर को इंक्रीज करना है। मतलब क्या है सर, मतलब ये कि इस जॉब को डेप्थ तक लेकर जाना है कि इस जॉब में आप कितने बेनिफिशियल वे में काम कर सकते हो, आप कितने आगे तक इस जॉब को लेकर जा सकते हो, आप इस जॉब में कितने आगे तक जाकर अपना का नाम लेकर, मतलब एक काम को इंक्रीज कर सकते हो, उसमें इंसेंटिव्स गेन कर सकते हो, एक इसको चैलेंजिंग वे बना सकते हो वो। लेकिन
एनलार्जमेंट कहता है कि हमने अपने जॉब के स्कोप को बढ़ाना है, ना कि एक ही जॉब, मतलब इसमें मतलब जॉब के स्कोप को बढ़ाने का मतलब होता है एक जॉब में 2 पार्ट्स कर देना, या एक ही मतलब 2 जॉब कर देना, 3 जॉब्स कर देना, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, पर्पस ऑब्वियस ही बात है, हो चुका है ओवर। आउटकम क्या निकल के आता है? जॉब इवेल्युएशन इस्टेब्लिश अ जॉब हायरकी एंड हेल्प इन सेटिंग कंपेंसेशन लेवल। इसमें हम कंपेंसेशन लेवल सेट कर सकते हैं अगर जॉब इवेल्युएशन पॉजिटिव है। जॉब एनरिचमेंट से हमारी जॉब सेटिस्फैक्शन, अब सोचो यार, अगर एक ही काम करने में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट महसूस हो रहा है, ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम सेटिस्फाई फील करेंगे। लेकिन अगर जॉब एनलार्जमेंट है तो वहाँ पे हमारा स्कोप बढ़ जाएगा। पहली बात तो जॉब का, उसमें भी बेनिफिट है कि जॉब का स्कोप बढ़ गया, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि वहाँ पे एक नुकसान ज़रूर निकल के आएगा कि भाई साहब लोगों को लगेगा कि हमारा काम बढ़ गया और वो डिससेटिस्फेक्शन फील करने लग सकते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें मतलब सबसे पहले जॉब इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा चेंजेस आपको क्या देखने में मिलती हैं? स्किल्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या वर्किंग कंडीशन में। लेकिन अगर हम जॉब एनरिचमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे या तो कोई टास्क को कम्प्लेक्स कर दिया जाएगा जो हम कर रहे हैं, या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जॉब एनलार्जमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ एक की बजाय 2 काम। तो उसमें काम बढ़ जाता है, उसमें एक ही काम में कुछ चैलेंजिंग पॉइंट्स को बता दिया जाता है एनरिचमेंट में। और जब हम बात करते हैं कि जॉब इवैल्यूएशन की, तो उसमें सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाते हैं। स्किल को बढ़ाया जा सकता है, वर्किंग कंडीशंस देखी जा सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपको कवर कर दिए। इसके अलावा आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें एम्प्लॉय के इम्पैक्ट के ऊपर, तो एम्प्लॉय मे नॉट एक्सपीरियंस इमीडिएट चेंजेस इन देयर डे टू डे टास्क। जॉब इवैल्यूएशन की वजह से उसको मतलब मे नॉट एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा उन चेंजेस के बारे में जो डे टू डे बेसिस पे वो काम कर रहा है। लेकिन जॉब एनरिचमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे उसको लगेगा कि भाई साहब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है एक ही जॉब के ऊपर, या मेरी जो ऑटोनॉमी है वो बढ़ गई है एक ही जॉब के ऊपर, या मेरी स्किल डेवलप हो रही है, तो इन चीज़ों के देखा जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय का इम्पैक्ट देखें जॉब एनलार्जमेंट के ऊपर, तो उसको हमेशा ही लगेगा कि भाई साहब मेरा काम बहुत बढ़ गया, मेरी जॉब रोल बढ़ गया, मेरा टास्क बहुत आ गए हैं, तो भाई साहब वो डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके कुछ 3 मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिनको आपको देखकर जाना है। इसके साथ ही साथ आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और भी हैं, दैट इज जॉब ग्रेडिंग और जॉब डिज़ाइन क्या होता है। तो जॉब ग्रेडिंग का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब इनटू वेरियस लेवल या ग्रेड बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव वैल्यू। एक जॉब की वैल्यू के बेसिस पे हम अपनी जॉब को कितने भागों में बांट सकते हैं, जब हम उनको ग्रेड्स यानी उनकी वैल्यूज़ या उनके वेरियस लेवल्स के बेसिस पे उस जॉब को बांट देते हैं, तो वो बन जाता है जॉब ग्रेडिंग। और जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं उसका मतलब है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल टू क्रिएट अ मीनिंगफुल एंड एफिशिएंट वर्क। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, मेरे ख्याल से बोलने से ही समझ आ गया होगा कि एक ऐसा मतलब उसमें हम क्या करते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग करते हैं जॉब की, कि उस जॉब में किन किन चीज़ों को देखा जा सकता है, यानी उसमें किस तरीके से हम टास्क को एफिशिएंट वे में कर सकते हैं, किस तरीके से हम टास्क को कम कॉस्ट पे कर सकते हैं, किस तरीके से हम टास्क को कितनी जल्दी कर सकते हैं, ये देखा जाता है। इसका एग्जांपल मैं पहले कवर कर देता हूँ कि जैसे पॉइंट फैक्टर एनालिसिस ले लो, या रैंकिंग ले लो, या फिर क्लासिफिकेशन मेथड टू असाइनिंग द जॉब। तो ये सब चीज़ें एग्जांपल्स किसकी मानी जाती हैं? जॉब ग्रेडिंग की। लेकिन जॉब एनरिचमेंट अगर आ जाए बीच में, या जॉब एनलार्जमेंट आ जाए, या जॉब रोटेशन आ जाए, या कोई और भी मेथड आ जाए, तो इन मेथड्स के ज़रिए जब हम बात करते हैं तो वो क्या माना जाता है? जॉब डिज़ाइन कर रहे हैं हम। तो अगर ये मेथड है तो जॉब डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रैंकिंग मेथड वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, या पॉइंट फैक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, या क्लासिफिकेशन मेथड्स को लेकर आ रहे हैं, तो वो बन जाता है जॉब ग्रेडिंग। ठीक है, इसका मेन जो पर्पस रहता है दैट इज प्राइमरली एम्ड एट क्रिएटिंग अ सिस्टमैटिक एंड फेयर पे स्ट्रक्चर। इसमें हम फेयर पे स्ट्रक्चर्स की ओर ध्यान देते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारा काम होता है कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ज़्यादा एंगेज करना है, उसकी एफिशिएंसीज को कैसे बढ़ाना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को कैसे लेकर आना है। आउटकम्स की बात करें, रिजल्ट इन अ क्लियर हायरार्की ऑफ द जॉब ईच असाइन टू स्पेसिफिक ग्रेड। ऑब्वियस ही बात है, जब हम
टास्क को डिवाइड कर देंगे तो हम एक पार्ट को एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को या एक स्पेशलाइज पर्सन को दे देंगे, जिससे ऑब्वियस ही बात है कि हमारी जो स्पेशलाइजेशन है एक पर्सन की वो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट और भी पड़ता है कि वो मोनोटोनी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखो आउटकम में क्या है कि जब हम जॉब डिज़ाइन की बात करते हैं तो जॉब डिज़ाइन का मतलब आता है रिजल्ट्स इन वेल डिज़ाइन जॉब दैट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड एनहांस द जॉब सेटिस्फैक्शन। देखो आप लेवल्स में जब आप डिवाइड करोगे ना, तो लेवल्स में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हायरार्की स्ट्रक्चर पता चल जाता है। हम जॉब्स को डिवाइड करके लोगों में काम को बांट सकते हैं, लेकिन उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते उनको। लेकिन अगर वही हम जॉब को डिज़ाइन अच्छे से कर दें कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये ऐसा करना है, यानी इस काम को ऐसे किया जा सकता है, इस काम को और कम तरीके मतलब और अच्छे तरीके से इस तरीके से किया जा सकता है। यानी जब हम एक जॉब को अच्छे से डिज़ाइन कर देंगे कि उसका ये पार्ट है, उसका ये पार्ट है, उसका ये मतलब एक पार्ट्स में, ध्यान रखना पार्ट्स में बांटना अलग बात है, डिज़ाइन करना अलग बात है। ठीक है, तो जब हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे जॉब मतलब हमारा वर्क इन्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन वाला लगता है और जॉब एनहांसमेंट बढ़ जाती है वहाँ पे। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते टाइम। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो क्लियर है कि नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होनी चाहिए, ऑफ कोर्स ये तो आपको पता है कि इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो भाई साहब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वहाँ पे मुश्किल हो सकती है, फीडबैक में प्रॉब्लम आ सकती है। बायसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि मेरा भाईचारा है वहाँ पे तो भाई साहब उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी ही होगी, ऐसा नहीं है वहाँ पे। ठीक है ना, जॉब क्लैरिटी कितनी है ये भी देखते हुए आपको परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। बाद में पता चले कि आप जिस पर्सन की इवेल्युएशन कर रहे हो परफॉर्मेंस की, बेचारे का काम जो करने का तरीका है वो तो अच्छा है, लेकिन जॉब बेचारी ने कोई प्रॉब्लम डाल दी या जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो बेचारा क्या करे। तो ये जॉब की क्लैरिटी को उसको ध्यान में देखना पड़ेगा आपको सबसे पहले। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय को मोटिवेशन करना है। ऑफकोर्स अगर एम्प्लॉय लो मोटिवेटेड है वो परफॉर्मेंस अच्छे से करेगा ही नहीं, तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, विदाउट ट्रेनिंग आपको पता है कोई चीज़ अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो ऑफकोर्स जब तक हम उसको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही दिखाई देगा। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या कहता है उनके बेसिस पे भी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कई बार देखा जाता है। यानी हमारे कल्चर में क्या चीज़ें हैं, हमारा कल्चर कैसा है, हमारे बिलीव्स क्या कहते हैं, हमारी चीज़ें किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही हैं, ये चीज़ें भी हमें परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करने में इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ बेसिक्स बता दिए, आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब किस तरीके से जॉब इवैल्यूएशन कर सकते हैं सर। जॉब इवैल्यूएशन करने का तरीका है, जॉब को रैंक कर दीजिए सबसे पहले, मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट या लोएस्ट से हाईएस्ट जैसे आपको लग रहा है वैसे देख लेना। यानी जॉब रैंकिंग द जॉब फ्रॉम सेल रिप्रेजेंटेटिव टू मार्केटिंग मैनेजर बेस्ड ऑन देयर प्रिसेव्ड वैल्यू। हमने वैल्यूज़ के बेसिस पे सेल रिप्रेजेंटेटिव को 1 दे दिया और मार्केटिंग मैनेजर को लास्ट में रख दिया। तो ये जो हमने डिसाइडेशन करी है जॉब को इवैल्यूएशन करने की कि सबसे पहले सेल्स को देखे जाएंगे, फिर हम मार्केटिंग को देखेंगे, तो ऑफकोर्स वो जो रैंकिंग करी गई है हाईएस्ट टू लोएस्ट का, उसका मतलब यही है कि हम जॉब को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं। हम पहले सेल्स को देख लेंगे, उसके बाद अगर सेल्स अच्छी हैं ये वो चीज़ें उनके डिपेंडेंस के बेसिस पे हम मार्केटिंग को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जॉब ग्रेडिंग। जॉब ग्रेडिंग ऑलरेडी मैं ऊपर कर चुका हूँ, तो इस चीज़ को आप जान सकते हो। पॉइंट फैक्टर मेथड क्या कहता है कि असाइनिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू टू वेरियस फैक्टर दैट इज स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और द वर्किंग कंडीशन एंड टोटल दीज पॉइंट फॉर ईच जॉब। मतलब क्या था सर, असाइनिंग द पॉइंट फॉर द एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड कम्प्लेक्सिटीज टू डिटरमाइन द ओवरऑल पॉइंट वैल्यू फॉर द जॉब। मतलब मैंने आपकी स्किल को दे दिया कि स्किल इतने, मतलब स्किल को पॉइंट्स दे दिए इतना, आपकी वर्किंग कंडीशन को पॉइंट्स दे दिए इतने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पॉइंट्स दे दिए इतने, और उन पॉइंट्स का टोटल करके देखा कि कितने लेवल तक आप पहुंचे हो। यानी आपको हर जैसे 10 में से पॉइंट्स दे दिए कि इतने इतने में आपकी स्किल्स है, इतने में आपका वर्किंग कंडीशन का इन्वायरमेंट है, इतने में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटर है, इतने में आपकी एजुकेशन है, इतने में आपका एक्सपीरियंस है, इतने में आप अच्छे से कर रहे थे, इतने में आप मोटिवेशन फील हो रही थी आपको। यानी ये जो पार्ट्स में बांट कर उनको पॉइंट्स दे दिए कि इनका सब टोटल जब हम करते हैं तो टोटल में एग्रीगेट जो बनता है उनके बेसिस पे जो डिसीजन लेकर हम जॉब इवैल्यूएशन करते हैं वो मानी जाती है जॉब इवैल्यूएशन बाय पॉइंट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टर कंपैरिजन। फैक्टर कंपैरिजन का मतलब होता है बाय कंपेयरिंग देम अगेंस्ट अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड कंपेंसेबल फैक्टर्स। मतलब क्या है कि कंपेयर द जॉब बेस्ड ऑन द फैक्टर लाइक स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफर्ट
डिटरमाइनिंग देयर रिलेटिव वैल्यू, मतलब ये कि जैसे ना मैंने किसी एक पर्सन की स्किल्स को देख लिया, पहले एजुकेशन को देख लिया, मैं एक्सपीरियंस को देख लिया, उसको एक क्राइटेरिया सेट करके दे दिया, उसको नहीं, मतलब उसका ही जो स्किल है, उसका जो मेथड, मतलब एक तरीके से जो हाईएस्ट पर्सन था ना, उसका क्राइटेरिया सेट करके रख लिया कि अब जो भी पर्सन आएगा इतने लेवल तक अगर वो इंक्रीज कर लेता है या इतने लेवल तक वो पहुंच जाता है तो ही उसकी जॉब इवैल्यूएशन अच्छी मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। मतलब जैसे अब एक पर्सन है, मैं उसकी इवैल्यूएशन कर रहा हूँ और उसकी इवैल्यूएशन 70 पॉइंट्स तक पहुँच गई है, तो अगर कोई पर्सन और है जो वो 70 तक पहुँच जाता है तो ही मैं उसको अच्छा मानूंगा, नहीं तो नहीं। कहने का मतलब बस इतना ही है कि सेट क्राइटेरिया के बेसिस पे हम उसको डिसाइड कर रहे हैं, सेट फैक्टर्स के बेसिस पे हम उसको डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी स्किल्स में अगर वो 10 उसके 10 में से 5 आए थे, तो अगर कोई पर्सन 5 का क्राइटेरिया पूरा कर लेता है तो ही मैं उसको लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन कवर हो चुका है। एक है हे मेथड। हे सिस्टम क्या होता है, इसमें 3 फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, नॉलेज के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, वर्किंग। सर ये पॉइंट सेम है, हाँ पॉइंट सेम है भाई, लेकिन मीनिंग्स अलग है। मतलब ये है कि हम इसमें ना, जैसे उसमें तो सम कर दिया हमने, उसमें हम बहुत से फैक्टर्स को देखते हुए हम सम कर देते हैं, मतलब सम अप, मतलब टोटल के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करते, हम नॉलेज का अलग ध्यान देते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का अलग ध्यान देते हैं, वर्किंग कंडीशन को अलग से देखते हैं, जैसे कि इवेल्युएट द जॉब इन द आईटी डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नॉलेज। मतलब अगर हम आईटी डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो हम वहाँ पे कहेंगे कि भाई बिना नॉलेज का कोई पर्सन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे हम देखेंगे कि भाई साहब आप कितने लेवल पे काम कर सकते हो, और वर्किंग कंडीशन आप किस जगह पर अच्छे से काम कर सकते हो, ये देखा जाएगा यहाँ पे। कुल मिला के आईटी डिपार्टमेंट में जब हम लगेंगे तो आपका जब क्राइटेरिया हर जगह से देखा जाएगा कि आपकी नॉलेज कितनी बेटर है, यानी इन शॉर्ट आपका टोटल ओवरव्यू नहीं देखा जाएगा यहाँ पे, एक एक फैक्टर और स्पेशल 3 फैक्टर के ऊपर, सिर्फ 3 फैक्टर के ऊपर ध्यान देना, सिर्फ 3 जब बात आती है तो वो हे सिस्टम आता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आया था जॉब इवैल्यूएशन और पे डिटर्मिनेशन का, तो मैं आपको बता देता हूँ। जॉब पे सिस्टम और जॉब इवैल्यूएशन सिस्टम दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे। जॉब इवैल्यूएशन ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, और पे डिटर्मिनेशन का मतलब बस इतना सा ही होता है कि हमने एक कंपेंसेशन लेवल सेट कर दिया होता है जिसमें सैलरी एंड वेजेस सेलेक्ट कर दी होती हैं कि उनके इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जितने, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि हम जो पे डिटर्मिनेशन है ना, पे डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि हमने कितनी सैलरी और वेजेस रखनी है एक एम्प्लॉयज़ की, एक एम्प्लॉयज़ और मतलब एक एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितने वेजेस उसको पे करने हैं, उनके इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर उसको डिसाइड किया जाता है जब, तो वो माना जाता है पे डिटर्मिनेशन। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से आराम से हो जाएंगे, एक बार इसको देख लेना, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कवर होता है स्ट्रेटेजिक कंपेंसेशन प्लान एंड स्ट्रेटजी क्या होता है। तो स्ट्रेटेजिक कंपेंसेशन प्लान है बस इसमें मेन क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। तो कंपेंसेशन प्लान की जब मैं बात करता हूँ तो एक पर्पसफुल अप्रोच है ये, जिसमें मतलब टू मैनेज द एम्प्लॉय कंपेंसेशन दैट अलाइन विद ओवरऑल। यानी आप सिंपल सी बात समझो कि मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब बस होता है सर कि हमने क्या करना है, अपने गोल्स को देखना है, गोल्स को देखने के बाद हमारे गोल्स तक हम कैसे पहुंचेंगे उसकी डायरेक्शंस को सेट करना है, और उन डायरेक्शंस यानी उन स्ट्रेटजीज जो हमने बनाई हैं, उन स्ट्रेटजीज को पूरा करने के लिए हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए उसकी ओर देखना है। तो ये होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बेसिस पे ही तो ये डेफिनेशन बनी है। मतलब यही है कि हमने अपनी एम्प्लॉय कंपेंसेशन को मैनेज करने के लिए एक क्राइटेरिया सेट करना है, एक गोल्स बनाने हैं, उस गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होना, मतलब कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कौन सी डायरेक्शंस हमने गाइडलाइंस लेकर आनी है, वो जो प्लानिंग की जाती है, वो जो सिस्टम है, वो जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक कंपेंसेशन प्लान। यानी एक ऐसा प्लान जो एम्प्लॉय की कंपेंसेशन को मैनेज करने में मदद करे और साथ ही साथ उन सिस्टम को एक्चुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन करे, तो वो सिस्टम क्या है, स्ट्रेटेजिक कंपेंसेशन प्लान। ठीक है,
इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, चाहे आप इसे गाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स कह दो, चाहे आप इसे कंपोनेंट्स कह दो, ठीक है। सबसे पहले अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल, हम इसमें बिजनेस गोल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, यानी इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है, बिजनेस के गोल्स की तरफ डायरेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरे नंबर में मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस हमने पढ़ा था, बिल्कुल सेम वही है। परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड, सर ये भी वही कंसेप्ट है, बिल्कुल सिमिलर मिलेंगे आपको कुछ कंसेप्ट, बिल्कुल सिमिलर मिलेंगे कुछ कंसेप्ट। तो मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट्स आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं देने वाले यहाँ पे। टोटल रिवॉर्ड, सर ये भी वही था, बिल्कुल यार बिल्कुल वही है। तो सर अगर सेम क्वेश्चन आ जाए, अरे कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ, कई बार आ जाता है सेम क्वेश्चन, तो डरना नहीं है। आप क्या करोगे, कुछ पॉइंट्स को आप वहाँ लिख सकते हो, अगर आप दोनों में लिख रहे हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, एक तो लैंग्वेजेस चेंज करनी है आपने सबसे पहले, वो तो ऑब्वियस करनी पड़ेगी सर। दूसरी तरफ आपको ध्यान रखना है कि कुछ पॉइंट्स आपने जैसे उसमें पहले नंबर पे उसमें लास्ट में नंबर में लिखे हैं, उसको फ्लक्चुएट कर देना, यानी कि सीरियल ऑर्डर वही रखना है। यानी जैसे अब टोटल बेस्ड अप्रोच है, टोटल रिवॉर्ड अप्रोच है, तो यहाँ पे लिख दो कि आप मतलब कंपेंसेशन शुड बी बेस्ड ऑन द टोटल रिवॉर्ड, यानी आप एक तो हेडिंग चेंज कर दो और उसमें प्रोनाउंसिएशन जो चीज़ें आपने एक्सप्लेन करी हैं उसमें कुछ चेंजेस करके लिख दो ताकि उसको सेम ना लगे, ठीक है। तो पॉइंट अगर सेम है, याद करने में इजी है, तो बेटर क्यों ना आप करें, करना है आपने, लेकिन उसको लिखने का वे बस चेंज कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। रिटेंशन स्ट्रेटजी, ये पॉइंट थोड़ा सा आप देख लेना कि रिटेंशन स्ट्रेटजी मतलब ये होता है कि हमने जब भी प्लानिंग करनी है तो साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिटेंशन स्ट्रेटजीज हमारे पास पॉसिबल क्या है। मतलब ये कि हमने अपने प्लान के जरिए ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई चीज़ कर रहे हैं, जब भी हम कंपेंसेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो कितना टैलेंट रिटेन करके रखना है और कितने टैलेंट को अट्रैक्ट करके रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन, यानी प्लानिंग का मेन काम ये भी रहेगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कि हमने कितने फ्लेक्सिबल तरीके से होकर काम करना है, हमारे पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। यानी अगर ये नहीं कि कंपेंसेशन स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया तो हम फिक्स्ड कर दिया, हमने फिक्स नहीं करना है, या फिर कह लो कहीं पे मुश्किल नहीं आनी चाहिए उसको चेंज करने में। ये नहीं कि अब एम्प्लॉयज़ के ऊपर दबाव, मतलब हमारा दबाव आ गया, मतलब हमारे कंपेंसेशन स्ट्रक्चर इस तरीके से सेट हो गया कि अब एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि इसको चेंज करने ही नहीं देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस प्लान, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ऑफ कोर्स कोई भी प्लान जो है उसमें कम्युनिकेशंस और ट्रांसपेरेंसी का कंसेप्ट ज़रूर होना चाहिए, यानी उसमें हमने ये ध्यान रखना है कि जो भी कंपेंसेशन स्ट्रक्चर हम रेडी कर रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट हो जाना चाहिए क्लियर वे में, और साथ ही साथ सभी को पता होना चाहिए कि किस कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो काम कर रहे हैं और कितने इंसेंटिव्स के बेसिस पे उनको ये जॉब मतलब ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है, ठीक है। यानी कितने इंसेंटिव्स उनको इस जॉब के जरिए मिल सकते हैं, ये यहाँ पे देखा जाता है। यानी इन शॉर्ट ये पॉइंट वही कहने की ओर जाता है बस। बाकी लीगल कंप्लायंस का पॉइंट तो बहुत बार मैं समझा चुका हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रैटेजी के भी सेम पॉइंट्स हैं, मतलब अगर आपको प्लान और स्ट्रैटेजी का पॉइंट आता है एक साथ तो आपने एक साथ ही एक्सप्लेन करना है। मैंने अपने नोट्स में 2 बार लिख दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक ही साथ लिखना है, कुछ अलग पॉइंट नहीं है। बाकी आप अगर अलग पॉइंट लिखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि इसमें जैसे बजट कंसिडरेशन आ जाता है कई बार पॉइंट एक अलग से, बाकी कोई अलग पॉइंट नहीं है, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री बेंचमार्क है, कुछ पॉइंट्स मैंने स्ट्रेटेजी की लैंग्वेज में लिखे थे, इस वजह से इसमें चेंजेस करे हैं, अदरवाइज आप में कोई इतना मुश्किल नहीं है समझने में, ठीक है। कुल मिला के प्लान और स्ट्रेटेजी का कंसेप्ट एक ही है, इसके की कंसेप्ट और गाइडलाइंस भी एक ही हैं, बस आपको ध्यान से समझ के एक ही क्वेश्चन को लिखना है, ये नहीं कि अलग अलग लिखना है। आपको 10 पॉइंट बनाने हैं या 11 पॉइंट बनाने हैं एक ही साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स क्या होते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई डोंट हैव टू कवर इन दिस मैराथन, अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स अब ऑफ कोर्स यार इतना तो कर सकते हो ना आप, ठीक है। चलिए हाँ, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड के बारे में एक बार बता देता हूँ कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड दैट आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एक्सटर्नल रिवॉर्ड समझ सकते हो, एक्सटर्नल रिवॉर्ड सर नहीं समझे, अरे भाई सिंपल सी बात है, जो आपको वो सैलरी दे रहा है, जो बोनस दे रहा है, जो प्रमोशन दे रहा है आपको, या कोई बोनस वगैरह कोई रिकॉग्निशन वगैरह आपको मिल रही है, तो वो क्या है, वो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है। सर इंट्रिंसिक का मतलब, अरे भाई कोई ऐसा रिवॉर्ड जो आपको खुद को सेटिस्फेक्शन दे रहा है, जो आपकी खुद को आपको लग रहा है कि अब आपने ये गोल खुद में मतलब
आपके खुद में जो इंक्रीमेंट आपको दिख रही है, खुद की पर्सनल ग्रोथ जब दिख रही है, खुद में ऑटोनॉमी नजर आ रही है, खुद में सेटिस्फेक्शन नजर आ रही है, तो भाई साहब उस रिवॉर्ड को हम कहते हैं इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। मतलब जिस रिवॉर्ड के जरिए आपकी खुद की ये चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़े और वो इंक्रीज हो जाए ना, पर्सनल ग्रोथ इंक्रीज हो गई, सेटिस्फेक्शन मिल गई, एनहांसमेंट हो गई, ऑटोनॉमी मिल गई, अरे भाई साहब सब कुछ हो गया। ये है आपके इंट्रिंसिक रिवॉर्ड के जरिए जो आपको चीज़ें मिली हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक मतलब जो आप सैलरी बोनस वगैरह दे रहे हो, ये वो चीज़ें वो बाहर की चीज़ें हैं। भाई साहब मिल गई तो ठीक है, मतलब मुझे उससे कोई पर्सनली सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है ना, वो इंट्रिंसिक के अंदर आ जाएगी। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से मीनिंग तो बहुत सिंपल से हो गया सर। अब ऑब्वियस ही बात है, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड तो आपको देखने को मिल सकते हैं, टेंजिबल वे में है वो, भाई साहब सैलरी पैसे मिल रहे हैं या चेक वगैरह मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ टेंजिबल नहीं है। क्या? आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन, आपके इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और बाकी अगर मैं कहूँ कंट्रोल की बात के ऊपर हम ध्यान दें तो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो है उसमें एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी उसमें कुछ कंट्रोल्स के बेसिस पे आपको ध्यान देना, मतलब उसमें कंट्रोल आप कर भी सकते हो, आपको ध्यान में भी देना पड़ेगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। लेकिन इंट्रिंसिक में कैसे यार? उसमें एम्प्लॉयर कुछ कर सकता है, एम्प्लॉयर कुछ कर सकता है, उसमें कंट्रोल है। अरे भाई साहब वो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय है, वो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय है, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल है, अकॉर्डिंग टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। ओके, तो ये यहां पे कोई कंट्रोल का मकसद नहीं है। डन। लेकिन अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो एक्सट्रिंसिक जो रिवॉर्ड है ना, वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे होते हैं। अरे भाई आज सैलरी मिल गई, एक महीना खुश हो गए, एंजॉय कर लिया, ये वो हो गया बस, ठीक है ना। लेकिन इंट्रिंसिक कहता है हाय भाई आज सेटिस्फेक्शन मिली है, तो वो लंबे समय तक कई बार रहती है। यानी हमें कोई मूवमेंट अगर नज़र आ जाए ना कि यार आज ये जो काम हमने किया है ना, ये बहुत अच्छे से हमारा हो गया, हमें आज की जो खुशी मिली है कभी नहीं भूल सकती। अरे मतलब ये कि आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के ऊपर भी बेसिस हो यहाँ पे, यानी इंटरनल में इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स में आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देख सकते हो, लेकिन एक्सट्रिंसिक में नहीं। ओके, कि आज अगर आप 500 रुपये ज़्यादा ले रहे हो सैलरी में, तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए खुश हो? सोचो ज़रा। ठीक है, दैट्स इट। कौन कौन से होते हैं मॉनेटरी रिवॉर्ड? बहुत सिंपल है, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, अलाउंसेस। सर पता है, सारा पता है ना चलो, नॉन मॉनेटरी की जब हम बात करते हैं सर, ये तो ऑब्वियस सी बात आपने बता दी, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ही तो होते हैं। यस ऑब्वियस, वही तो है। रिकॉग्निशन, हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन, पब्लिक अवार्ड, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट जो आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में मिल रहे हैं। ठीक है, देन आता है फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, मतलब जब आपको कहा जाता है कि किसी भी काम में काम, मतलब किसी भी आर्ट्स में काम करो, कोई वर्क का कोई वर्कलोड नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अच्छे से मैनेज हो रहा है, ये वो चीज़ें। करियर डेवलपमेंट में जब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं तो वो आपकी डेवलपमेंट जब करती हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी एक नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड है। जब आपके लिए हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम लगाए जाते हैं आपकी हेल्थ की ओर ध्यान देते हुए, तो वो भी एक तरीके से नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्निशन प्रोग्राम, यानी आपके लिए स्पेशल कोई रिकॉग्निशन प्रोग्राम आपको अचीवमेंट्स देने के लिए कि आपने जॉब अच्छे से करी, आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बेटर किया है, उसके लिए स्पेशल एक प्रोग्राम अरेंज किया गया, तो वो भी आपको क्या दे रहा है? एक नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के जरिए सेटिस्फेक्शन दे रहा है। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा था, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। हाँ जी, तो देखो मैंने ना कोशिश करी है कि काफ़ी हद तक जितने मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चैप्टर यहाँ पे हो सके तो मैंने कर दिए कंप्लीट। अब ना सेकेंड यूनिट और 2 चैप्टर्स मेरे ख्याल से अभी रह गए हैं। एक तो आपका रह गया है कंपेंसेशन डिज़ाइन और उसके चैलेंजेस, एक छोटा सा टॉपिक रह गया आपका, और इसके साथ साथ आपका रह गया फ्रिंज बेनिफिट्स का एक टॉपिक, उसके टाइप्स क्या है। तो 2 छोटे से टॉपिक रह गए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ ही कवर करूँगा। ठीक है ना। तो पार्ट 1 के लिए मेरे ख्याल से जितनी भी आपकी 50 मिनट्स टू 1 आवर हो ही गया है मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो में, तो मेरे ख्याल से अब इतना सफिशिएंट है। ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे, आपको भी रिलैक्स चाहिए तो ऑफकोर्स मिलेगा। इतना टॉपिक आप कर रहे हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तो आपके हो गए, समझो 3 क्वेश्चन हो गए आपके। सर मतलब तो ये 3 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में? हाँ जी आ रहे हैं इसमें से। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिपेंड होना है। 2 क्वेश्चंस जो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी करूँगा उसमें से भी आना है क्वेश्चन, तो कर लेना एक बार। ठीक है ना। दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिएगा और इतनी देर तक प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना और बेल आइकन दबा लिया करो, नोटिफिकेशन जल्दी मिलता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर हमें मिला ही नहीं था, तो लैक हो जाता है टाइम में, तो दबा लो।
ऑल नोटिफिकेशंस में कर लो, जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा, जब भी वीडियो अपलोड होगी जल्दी मिलेगा और जल्दी देख सकते हो और सेटिस्फेक्शन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।